ऐसा दावा तो आयुर्वेद करता है कि हाँ जी, बीमारी जड़ से खत्म हाँ होती जी, है। बीमार कभी हम किसी को होने ही ना दें। डेली रूटीन्स में ले आए आयुर्वेद को, तो ही हम बीमारियों के बिना जीवन जी सकते हैं। और आपने देखा होगा 30 ईयर्स के लोग हैं, एसिडिटी हो रही है। अब वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा। क्यों हो रही है? वो एसिडिटी वो उस बीमारियां हमारे द्वारा करे गए प्रैक्टिसेस का एक रिजल्ट है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर एसिडिटी हो रही है तो फ्रिज का रखा कच्चा दूध आधा कप पी लीजिए, उससे फ़ायदा होगा। आप दूध को ठंडा करके भी पी लेंगे ना, तो भी आप कफ को ही बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट में या फिर बहुत सारी रील्स में मिल जाता है कि आप जीरा लीजिए, अजवाइन लीजिए, इससे आपकी गैस ठीक हो जाएगी। जो लोग इस चीज़ों को चला रहे हैं ना, वो उस सच्चाई को लोगों को बता ही नहीं रहे हैं। इम्यूनिटी का भी कोई शॉर्टकट है क्या कि हम ये खाएं और इम्यूनिटी आ जाए? मैम, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक झूठ है। लोग हल्दी दूध में डाल के पीते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे शरीर में उस पावर को डाल सके जिससे हम बीमारी से लड़ सकते हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि सुबह उठो खाना खा लो, वो इसलिए है। हालांकि होता उल्टा है, लोग रात को जम के खाते हैं कि अब हाँ तो जी, घर आए हैं आराम से खाएंगे। तभी बीमारियां बहुत सारी बढ़नी शुरू हो गई हैं। आयुर्वेद वैसे चाय को लेकर कहता क्या है? आयुर्वेद में चाय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। आंवला ही एक ऐसा वनस्पति है, या फिर मैं कहूँ कि आयुर्वेद की वो दिव्य औषधि है कि जिसको किसी भी फॉर्म में कैसे भी खाएं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान जो ना जाने कितने हजारों साल पुराना है, जिसे भारत से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी दुनिया के लोगों ने उठाया और आज उस साइंस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसी आयुर्वेद को लेकर भारतीयों में या दुनिया भर के बहुत सारे लोगों में क्यों भ्रम रहता है? आयुर्वेद किस तरह से बाकी दूसरी विधाएं जो हैं उनसे अलग है? एलोपैथी से खासतौर पर आयुर्वेद बिल्कुल अलग कैसे है? और क्या आयुर्वेद वाकई आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है? इन सब सवालों के जवाब के साथ आज हम हाजिर हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपनी पेट से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का समाधान खुद कैसे कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को खुद हील करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है और कैसे पाई जा सकती है? हमारे साथ आज डॉक्टर गगन तिवारी हैं, जो कि कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये है कि लोगों को लगता है आयुर्वेद है मतलब भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, इस चीज़ में थोड़ा सा लोगों को एक अपने आप में करेक्शंस की ज़रूरत है। और लोग भी कहीं हद तक सही हैं, क्योंकि सही जगह पे वो नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो भरोसे वाली चीज़ें नहीं आ पाती हैं। होता क्या है कि जब तक हमें सही गाइडेंस ना मिले या सही आयुर्वेद वाले लोगों के बीच में हम ना पहुँचें, तब तक हमें लगता है कि हमने कुछ पत्ते लिए या हमने कुछ ले लिया तो यही आयुर्वेद, और हम इससे ठीक नहीं हो पाए तो आयुर्वेद से ठीक नहीं हो पाए। लेकिन आयुर्वेद की जब विषय की बात करी जाए, तो आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है और इतनी एंसेंट साइंस है कि जिसका पालन करने मात्र से ही कि हम उसको अगर अपने डेली रूटीन्स में ले आए आयुर्वेद को, तो ही हम बीमारियों के बिना जीवन जी सकते हैं। और बीमारियां कभी हमारे पास आएंगी भी नहीं। अगर 1% चांसेस में बीमारियां आ जाती हैं, तो फिर हम उनको बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं। ऐसा दावा तो आयुर्वेद करता है कि हाँ जी, बीमारी जड़ से खत्म होती हाँ है। जी। कितने मरीज ऐसे हैं आपके जो जड़ से ठीक होकर देखिए, गए? सबसे पहले मैम इसमें एक करेक्शन ये है कि आयुर्वेद दावा करता है, लेकिन इसमें दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं, पेशेंट्स भी और डॉक्टर भी। अगर डॉक्टर अपनी सारी चीज़ें आपको बता रहा है, गाइडेंस दे रहा है, और पेशेंट उसको फॉलो ना करे, तो फिर वो अब ठीक नहीं हो सकते या उसको नहीं रिजल्ट मिलेंगे। और अगर ऐसा हो कि पेशेंट ने बहुत अच्छे से फॉलो करा है जितनी भी चीज़ें डॉक्टर के द्वारा गाइडेंस दी गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक पेशेंट ऐसा रहा होगा कि जिसको रिजल्ट ना मिले हो। दूसरी बात, आयुर्वेद जो साइंस है ना, वो काम करती है बीमारी से पहले कि हम बीमारी तक जाएं ना। क्योंकि एक सबसे पहले जब कोई आयुर्वेद पढ़ने जाता है, तो एक ही श्लोक हमारे आचार्यों द्वारा बताया गया है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनचे। ये संस्कृत श्लोक की जो हिंदी है ना, वो ये है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण, जो व्यक्ति फिट है, अगर आप ठीक हैं तो आप ठीक ही रहें जिस दिन तक आपकी लाइफ है। क्योंकि देखिए, डेथ तो एक अंतिम सत्य हर किसी को पता है, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि जिस दिन तक हम जी रहे हैं, उस दिन तक हम बिना किसी बीमारियों के, बिना किसी रोग के जिए, तो ही वो हमारी एक अचीवमेंट होती है। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, कि बीमार कभी हम किसी को होने ही ना दें, तो वो आयुर्वेद है। वो बीमार हो जाए तो एलोपैथी में जाए? नहीं, अगर बीमार हो जाए तो आतुरस्य विकार प्रशमनचे। आतुर कहते हैं किसी भी बीमार को या रोगी को, फिर उस विकार कहते हैं डिजीज को, कि फिर उसकी डिजीज की या विकारों को हम ठीक करेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो आयुर्वेद में फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैटर्न्स आ जाते हैं जिनके थ्रू हम जा सकते हैं। क्योंकि अष्टांग आयुर्वेद में, अष्टांग आयुर्वेद का भी या अष्टांग योग का भी वर्णन करा गया है, योग से भी बताया गया है। तो जो चिकित्सा पद्धति हैं उसमें भी हैं, काय बालु ग्रह ऊर्ध्वांग चलदन शजरवशन, मतलब 8 पद्धतियां हैं आयुर्वेद की, जो ट्रीटमेंट की आप कह सकते हैं कि लाइन्स हैं। अच्छा। तो किसी में भी काय चिकित्सा जो मेडिसिनल जो आप देखते हैं कि
MD मेडिसिन लोग हैं तो वो काय चिकित्सा वाले लोग हो जाते हैं। बाल में बच्चों के बाल रोगों का भी जिक्र किया जाता है। जैसे एलोपैथी में पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन हाँ होता जी, है, ऐसे ऐसे ही ही आयुर्वेद आयुर्वेदा में भी होता है, ऐसे ही सर्जरी आयुर्वेदा में भी होती है। इवन सर्जरी जो देन है वो आयुर्वेद की ही देन है, आचार्य सुश्रुत के ही इसके जनक है। जी बिल्कुल। जी मैम। एम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है, सुश्रुत जी आचार्य सुश्रुत की वहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है और उसी जी के सिद्धांतों पर ट्रॉमा सेंटर काम भी करता जी है। मैम। परेशानी मैम ये हुई है कि हम अपनी पुरानी विधा को भूल गए हैं किसी भी कारणों से। अगर हम उसको फॉलो करें तो ये ज़िंदगी में बीमारियों जैसी, क्योंकि अब से 200 साल पहले भी आयुर्वेद का ही चलन था। बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ इंडिया में नहीं थी, तब भी लोग रहते थे, तब भी सबके इलाज होते थे और सब लोग घर की चीज़ों से ही लोग अपने आप को ठीक भी कर लेते थे, क्योंकि उनके डेली रूटीन्स इतने लॉजिकल रूटीन्स आयुर्वेदा में हैं कि आप जब अपने एंशियंट में जाते हो और बहुत टाइम पहले नहीं, जो आपके अभी कुछ पीढ़ियों पहले रहे होंगे, आपके ग्रैंडफादर या जो भी रहे होंगे, तो उनका एक रूटीन था, एक कल्चर था कि शाम को 6 बजे 7 बजे खाना खा लेते थे, मॉर्निंग में खा लेते थे। अब हमने सोचा कि लाइट नहीं है इसलिए शाम को खा लिया, लेकिन वो इतने समझदार लोग हैं ना मैम कि उन्होंने जो खाना खाया वो खाना इसलिए नहीं खाया कि लाइट नहीं थी और उन्हें परेशानी रात में हो रही थी, वो खाना उन्होंने इसलिए खाया कि आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है जो 3 दोषों पर काम करता है, वात, पित्त और कफ पे। जी। वात को हम एयर से कोरिलेट करते हैं, पित्त को हम फायर से करते हैं, कफ को हम वाटर से करते हैं। हमारे 24 आवर्स की साइकिल में ये ही 3 साइकिल्स बार बार रिपीट होती रहती हैं। अच्छा। हाँ जी। अगर अब आप समझिए जून में जो हमारा सन है वो टेम्परेचर 45-46 तक जाएगा या 48 तक भी जाएगा। जो हमारी नाइट होगी रात्रि में हमारा 24-20 तक जाएगा, मतलब। और सर्दियाँ भी जब आती हैं तो जब टेम्परेचर आफ्टरनून में हमारा 10-12 होता है तो शाम को वो 3-4 तक भी चला जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, क्यों दिन जो है वो सन की वजह से, फायर सूरज, इवनिंग या नाइट्स जो होती हैं वो चंद्र प्रधान होती हैं, चंद्रमा की वजह से होती हैं, उसमें शीतलता होती है क्योंकि चंद्रमा ठंडा होता है। चंद्रमा की वजह से ही हमारे कफ प्रकृति होती है, सूरज की वजह से हमारी डाइजेस्टिव फायर काम करती है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि सुबह उठो खाना खा लो, वो इसलिए है सूरज की किरण की निकलने के 2.5 घंटे के अंदर हमारी जठराग्नि सबसे तेज होती है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं आज के मॉडर्न टाइम में। तो डाइजेस्टिव फायर जिसकी जितनी तेज होगी उस टाइम पे जो भी चीज़ हम खाएंगे वो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो खाना है वो मॉर्निंग में खा लेना मॉर्निंग में खा लेना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जगह लोग सुनते हैं कि सुबह ज़्यादा खाओ, दोपहर में थोड़ा खाओ और शाम को बिल्कुल मत खाओ। लेकिन उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, क्या उसके पीछे की साइंस है? वो यही साइंस है कि सुबह के टाइम में डाइजेस्टिव फायर सन की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, इवनिंग में वो बिल्कुल कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि सूरज छिपते टाइम आप खाना खा लीजिए। क्यों खा लीजिए? एक और मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ कि जैसे कहीं आग जल रही हो, अब उसके ऊपर हम पानी डाल दें, या तो आग बंद होगी या उसमें धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव फायर्स हैं। अगर हम शाम को या लेट नाइट्स में या लेट इवनिंग्स में खाना खाते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा प्रकृति है वो शीतलता या कफ की होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि चंद्रमा बढ़ना शुरू हो गया तो डाइजेस्टिव फायर स्लो होनी शुरू हो गई है। जब उस टाइम पे हम खाना खाते हैं तो वो खाना कभी डाइजेस्ट ही नहीं होता, वो खाना टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होता है। फिर जब टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होता है, पछता तो वो है, लेकिन जो उसको 4 घंटे में डाइजेस्ट होना चाहिए वो खाना फिर 4 घंटे में डाइजेस्ट ना होगा, एक लंबे टाइम में डाइजेस्ट होगा। हो सकता है कि टॉक्सिन्स में चला जाए। जब अगर ऐसे जाएगा उसके बाद फिर कंटिन्यूस इसी प्रैक्टिस को करने के बाद में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जिसमें आपका कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपके वो मतलब मैं बोलूँ कि इंडाइजेशन भी हो सकते हैं, जिसको अजीर्ण भी कहते हैं कि खाना पच नहीं रहा, पेट हैवी हैवी फील कर रहा है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स भी हो सकते हैं, एसिडिटी भी हो सकती है। तमाम ऐसी बीमारियां जो एक लंबी प्रैक्टिस के बाद में होती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि शाम को कफ प्रधान पानी ज़्यादा हो गया है, पानी ठंडा होता है चाहे वो किसी फॉर्म में हो, और मॉर्निंग और आफ्टरनून हमारी फायर की प्रधान है, तो वो हमारे उसमें क्या डाइजेस्टिव सिस्टम तेज काम करता है। तो इसीलिए हमें खाने को सूरज निकलते हुए ही खाना चाहिए, और सूरज छिपने के बाद में या तो ना ही खाएं, खाना पड़े तो बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में या फिर क्वांटिटी में उसको खाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि खाना हमेशा इन्वर्टेड पिरामिड में खाना चाहिए, यानी सुबह ज़्यादा, दोपहर को कम और शाम को सबसे कम। हालांकि होता उल्टा है, लोग रात को जम के खाते हैं कि अब तो घर आए हैं आराम से खाएंगे, तभी बीमारियां बहुत सारी बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो आयुर्वेद की साइंस ही है, क्योंकि आयुर्वेद शब्द ही एक साइंस है। आयुर्वेद को हमने केवल एक शब्द जाना है, हमने उस शब्द को तोड़ने की या फिर समझने की कोशिश नहीं करी। वेद का मतलब होता है साइंस, नॉलेज। आयुर्वेद का मतलब जिसमें जीवन जीने की साइंस हो। तो ऐसा कोई वेद या ऐसा कोई ग्रंथ या ऐसा कोई पैटर्न कि जिसमें लिखा हो कि आप निरोगी जीवन, लंबा जीवन कैसे जी सकते हैं, या वो क्या साइंस है, वही आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद एक साइंस है मैम। डॉक्टर साहब, एक बॉडी टाइप का अक्सर आयुर्वेद में जिक्र होता है कि इंसान की बॉडी की एक प्रकृति होती है, वात, पित्त, कफ। जी। क्या उसी से डिफाइन होना चाहिए कि वो क्या खाएगा और किस तरह से रहेगा? देखिए, वात, पित्त, कफ की जो प्रकृति होती है मैम, वात, पित्त, कफ की प्रकृतियाँ जो हमारा साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं उस पर डिसाइडेड करती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एज कई बार वात, पित्त, कफ दोष चेंज होते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। अब एज अकॉर्डिंग कैसे होता है कि अब इसका एक मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कि जो फॉर्मूला है,
हमारे आचार्यों ने कई हजार साल पहले जब ग्रंथ लिखे, उसमें आचार्य वाग्भट भी हुए, आचार्य चरक भी हुए, इन सब लोगों ने आयु को 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में बांटा। कहीं किन्हीं ग्रंथों में 4 हिस्सों में बताया गया, कि कहीं 3 जगह भी बताया गया, लेकिन हम जो लेते हैं हम 3 हिस्सों को लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एज का जो डिवाइडेशन है वो 1 to 16 ईयर्स, 16 to 50 ईयर्स एंड 50 to above ईयर्स आयु बताई गई है। 50 साल के बाद कितनी भी आयु हो, अब वो 70, 80, 90, जिस तरीके के पेशेंट या जिस तरीके के व्यक्ति ने अपने जीवन को जिया है, तो उस पर वो निर्भर करता है कि अगर वो बहुत डिसिप्लिन इंसान है, उसने सब पैटर्न्स को फॉलो कराया, तो हो सकता है वो 100 ईयर्स को भी क्रॉस करे, हो सकता है वो 100 तक भी जाए। कुछ लोग 60 तक चले जाते हैं, कोई 70 तक जाते हैं। तो अबव 50 कितनी भी लाइफ आपकी हो सकती है, तो वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कैसे करते हैं। तो 1 साल से 16 साल तक आपने देखा होगा, और अपने सराउंडिंग सर्फेसिस में पीपल्स को देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर किस बीमारी से पीड़ित होते हैं। चलो आप ही मुझे बताइए मैम। छोटे बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होंगे, आपके रिश्तेदारियों में होंगे, कि सबसे ज़्यादा बीमारियां उन्हें कौन सी होती हैं? पेट से ज़्यादा जुड़ी हुई। पेट के अलावा आपने देखा है कि वो सांस फूलता है, खांसी हो गई है, कोल्ड हो गया है, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, फीवर आ गया, आप क्या कहते हैं, बच्चे को निमोनिया हो गया, या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस हो गए, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल ले गए थे, उन्होंने इनहेलेशन के लिए या नेबुलाइजर दे दिया, अब बच्चा हमारा ठीक हो गया, लेकिन वही बच्चा 2 महीने बाद फिर बीमार हो जाता है, और उसी कंडीशंस में होता है, और वो लगातार बीमार होता रहता है, परमानेंटली ठीक नहीं होता। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है आपका आयुर्वेदा का 1 to 16 ईयर्स एज में कफ दोष का। कफ दोष का जो काम है, कफ दोष आपको स्टेबिलिटी पैदा करता है। कफ दोष वाटर है, तो जब प्रधान मात्रा में पानी या शीतलता रहेगी, स्टेबिलिटी लेके आएगा, तो होगा क्या कि आपको ठंड वाली सारी बीमारियां उन बच्चों को होंगी ही होंगी, कफ वाली बीमारियां होंगी होंगी। तो आसान भाषा में क्या, अगर वो पानी ज्यादा पी रहे हैं? नहीं, आसान भाषा में ये है कि जिन कारणों से कफ को बढ़ता है जो कफ, उन कारणों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जैसे कि कफ बढ़ाने के लिए ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, या फिर आपका बहुत ज़्यादा चिकनाइयाँ, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो हमें क्या करना है, इन सबको कंट्रोल करना है। जैसे कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा दूध पिला रहे हैं, या फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ जो स्नेहित कहते हैं कि जो ल्यूब्रिकेटेड है, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, इस तरीके की चीज़ें करें, तो उनसे हमें को बचाना चाहिए। या कि वो कारण जिन कारणों से कफ बढ़ सकता है, उसमें आपका एलर्जन भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकती है, कोई धुआं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से हमें बच्चों को बचाना चाहिए। दूसरी बात ये कि कफ कम कैसे हो, इस पे हमें काम करना चाहिए। देखिए, कफ को ठीक करने का उस एज में कोई भी कॉन्सेप्ट या किसी के पास भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो एज ही 1 to 14 ईयर्स की डिसाइडेड है कि उसमें कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस हम इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो करके उस बीमारी की जो फ्रिक्वेंसी है उसको कम कर सकते हैं। बच्चा अगर साल में 3 से 4 बार बीमार हो रहा है, तो वो हो सकता है 2 ही बार बीमार हो, लेकिन वो 14 ईयर्स या 15 ईयर्स तक बीमार कफ से होगा ही होगा। आपने देखा भी होगा कि लोग कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत निमोनिया होता था, लेकिन अभी मैं हो गया, अभी पिछले 10-15 साल से कुछ नहीं है, जुकाम होता था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? 1 to 16 ईयर्स कफ का था, वाटर का था। 16 to 50 ईयर्स में जैसे ही वो एंटर करते हैं, तो फिर वो फायर का टाइम आ जाता है। तो 16 से 50 साल वाला व्यक्ति क्या कहता है, कफ की बीमारी अब मुझे नहीं है, अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत लंबा चल लेता हूँ, बहुत मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, पावर आ गई है, एनर्जीज आ गई हैं। तो वो एनर्जी क्या चीज़ है? वो आपका फायर है। फायर ही ऊष्मा, हीट एक एनर्जी है। तो जब फायर का टाइम किसी भी इंसान का चलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी टाइप्स पे भी। लेकिन आप कमज़ोर हैं तो भी, नहीं है तो भी, फायर आपका अगर एक्टिवेटेड है, तो आप अपनी ऑल ओवर लाइफ के अकॉर्डिंग उस टाइम पे ज़्यादा पावरफुल होंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो वो आपका सब फायर से चल रहा है। तो उस टाइम पे अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे उन चीज़ों को, तो होगा क्या, हमें बहुत सारी डिजीजेज आनी शुरू होंगी। कौन सी? फायर वाली। कि फायर अगर हमारे न्यूट्रल बैलेंस्ड अवस्था में है, हम उसको रखते हैं, और हम 16 से 50 साल की उम्र वाले एज ग्रुप में आके और एक्सेसिव फायर को बढ़ाने वाले कंटेंट लेना शुरू कर दें, तो फायर जब अपनी लाइन को क्रॉस करेगा, या पित्त अपनी लाइन को क्रॉस करेगा, तो फिर वो बीमारियां लेके आएगा। इसी को हम दोष कहते हैं कि पित्त दोष हो गया। तो पित्त दोष में फिर बीमारियां कौन सी आ सकती हैं? आपने देखा होगा 30 ईयर्स के लोग हैं, एसिडिटी हो रही है। अब वो एसिडिटी क्यों हो रही है? वो एसिडिटी, वो उसका कारण समझने की जरूरत है। उसका बेस क्या है एसिडिटी का? आपका फायर। अब वो फायर का तो आपका टाइम चल रहा है, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं आप, बहुत मेहनत कर लेते हैं, आपके पास में बहुत पावर है, आप फेयर कलर है या फिर कोई भी और ऐसी चीज़ की जिससे आप पता कर पा रहे हैं कि भैया मैं ये देखता हूँ, ये चलता हूँ, ये करता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ, ये सब चीज़ें फायर आपका कर रहा है। मैं कुछ भी खाता हूँ वो पच जाता है। लेकिन जब आपने उसी में एक्सेसिव करना शुरू करा कि चीज़ें जो फायर को बढ़ाती हैं, जैसे कि कोई भी मसाले, जो लगातार बहुत मसाले खाते हैं, जो भी उष्ण है, उष्ण कहते हैं गर्म को, कोई भी ऐसा आहार जिसकी प्रकृति है, जिसका नेचर गर्म है, या वीर्य कहते हैं आयुर्वेद में उस वर्ड को, तो जिसका नेचर या वीर्य उष्ण है, वो आहार आपको फायर को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो आपने करना क्या है कि जब इस तरीके की बीमारियों में आप आएँ, तो आप उन चीज़ों को कट ऑफ करना शुरू कर दें जिन कारणों की आपको तकलीफें हो रही हैं। बेसिकली एक और इसमें एग्जांपल दूं या समझाने के लिए मैं आपको बताऊं,
बीमारियां क्या चीज़ है? बीमारियां हमारे द्वारा करे गए प्रैक्टिसेस का एक रिजल्ट है। आपने कौन सी प्रैक्टिसेस करी, वो रिजल्ट बीमारी है। तो अगर हम इसे और आसान करें, क्या लोग गलत खाते हैं इसलिए उनको गैस एसिडिटी की हाँ प्रॉब्लम जी। ज़्यादा होती है? देखिए मैम, दो तरीके से ये चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। कारण होते हैं दो, आहारज और विहारज। हम्म, आहारज कारण होता है कि हम गलत खाते हैं, गलत तरीके का कोई भी फूड हम लेते हैं या फिर हम लगातार ऐसा खाते रहते हैं। विहारज होता है कि जो हम अपनी डेली लाइफ स्टाइल में चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, हम रह कैसे रहे हैं, हम सो कैसे रहे हैं, वो है विहारज कारण। या हम किस तरीके के परिवेश में रह रहे हैं, वो सब विहारज कारण है। तो जब ये दोनों कारण मिलते हैं तब हम बीमार होते हैं। मैं किसी पेशेंट को जैसे कई बार मिलता हूँ तो पेशेंट क्या कहता है, मेरी डाइट बहुत अच्छी है सर, और मैं बिल्कुल घर का खाना खाता हूँ और बहुत अच्छे से रहता हूँ, पर फिर भी मुझे एसिडिटी या फिर मुझे कोई और बीमारी हो रही है। अब जब हम उसके फाइंडिंग्स करते हैं, मैं तो जी रात को 2 बजे सोता हूँ, मैं रात को 2 बजे सोता हूँ। अब 2 बजे सोना क्या है, खाना नहीं है। 2 बजे सोना क्या है, वो विहारज कारण है। अगर आप उस प्रैक्टिस को भी अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भी आप बीमार होंगे। तो प्रैक्टिसेस क्या है? प्रैक्टिसेस आहार और जो विहारज, रहना और खाना दोनों में ही सुधार करना पड़ेगा, तभी हम बीमारी से बच सकते हैं। कौन से खाने हैं जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं? एक तो आपने कोई कहा भी, उष्ण देखिए जिसमें मैम, ज़्यादा कोई भी उष्ण फूड हो सकता है, वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। अब उष्ण कौन कौन से हो सकते हैं? जो तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण कैसे? कि जैसे मिर्च हो गया। आप अगर उस तरीके की फूड्स की हैबिट्स और आप लगातार उसकी प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। इसके साथ में एक छोटी सी चीज़ और है, कर्ड। सब लोग अपने आम घरों में खाते हैं, पर डे खाते हैं, पर लोगों को यही नहीं पता कि कर्ड जो होती है वो किस समय पे खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। गर्मियों में तो दही सबकी फेवरेट है। सबकी फेवरेट होती है, और यही हम लोग सब गलतियाँ करते हैं, और आयुर्वेद यही साइंस है। अच्छा। दही क्या चीज़ है? दही उष्णवीर्य होती है, दही गर्म होती है। अगर दही का जो नेचर है ना वो गर्म होता तो है, दही नहीं खानी चाहिए? अगर हम दही सर्दियों में, गर्मियों में या समर्स में खाते हैं तो हम एसिडिक डिस्कम्फर्ट्स की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए बोला गया कि सर्दियाँ आ गई हैं, छाछ पिया जाएगी। छाछ का टाइम आ गया, छाछ या लस्सी का टाइम आ गया, सीजन आ गया, गर्मियाँ। तो गर्मियाँ जब आ गई है तो उसमें लस्सी या छाछ अगर आई है तो वो इसलिए आई है क्योंकि छाछ जो है ना वो शीतवीर्य है, वो ठंडी है। तो ठंडी चीज़ ही आपको ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में दी जाएगी, जिससे आपका जो पित्त है या फायर है वो न्यूट्रलाइज रहे। इसीलिए 2 महीने में छाछ पीने का विधान है। दही और छाछ एक ही चीज़ नहीं? एक चीज़ नहीं है मैम, क्योंकि सबका प्रोसेसिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है। बनती सारी चीज़ दूध से ही है, लेकिन जब उनका फॉर्मुलेशन होती है या फिर मैं कहूँ कि पैटर्न होता है या प्रोसेस होता है, तो सब चीज़ें अलग अलग अपने नेचर्स में चली जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दही और छाछ है तो वो एक है, क्योंकि उसका जिस तरीके से उसका प्रोसेस करा गया वो प्रोसेस ही एक कारण है कि दही से छाछ बनाई, उसका मक्खन हमने निकाला, तो उसको जब हमने अलग अलग करा तब उसकी हमने नेचर को चेंज करा है। बनता दूध से पनीर भी है, ठीक है मैम, दूध से दही भी है, दही से ये भी है, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो लेकिन जब हम उनके पैटर्न को चेंज करते हैं, हम उसकी प्रकृति को चेंज करते हैं, उसकी प्रकृति भी हम चेंज कर लेते हैं। यानी गर्मियों में दही की जगह छाछ पीना चाहिए। तो अगर छाछ पियेंगे तो हम अपने पित्त को कंट्रोल कर पाएंगे। दूध पीने के लिए भी कोई नियम है? हाँ जी मैम, दूध पीने का भी एक नियम है। दूध का जो नियम है, दूध कभी भी मॉर्निंग में खाली पेट नहीं पीना चाहिए। अच्छा, लोग सबसे पहले दूध पीते हैं। क्यों? अब क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? देखिए, दूध सुबह कौन इंसान पी सकता है? मतलब ये नियम एक प्रैक्टिकल नियम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ जो मोटे तौर पर लागू होता है। जो मोटे तौर पर लागू होता है। क्या हम ओबीज होने शुरू हो गए? लगभग हमारा जितना भी, अगर आप तो सब जगह देखते भी हैं कि लगभग पिछले 25 साल का अगर पैटर्न उठाएं तो हर तीसरा आदमी आपको या तो मोटा मिलेगा या फिर ओबेसिटी की तरफ जा रहा होगा, इस तरीके का मिलेगा। भारत मोटापे की तरफ जा रहा है। हाँ, बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उन कारणों को ही नहीं समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, अग्नि, वात, पित्त, कफ, दोष, ये ही डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। अगर आपका कफ दोष बढ़ना शुरू हो गया है, कफ दोष मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसको हम वाटर से लेते हैं, तो आप एक्सेसिव ओबेसिटी की तरफ या ओबीज हो चुके होंगे या बढ़ने शुरू हो चुके होंगे। तो हमने कफ को कंट्रोल करना है। दूध क्या होता है? दूध आपका कफ होता है। कफ से मतलब जो कफ को बढ़ाए, स्निग्ध है, मधुर है, मधुर कहते हैं, हल्का मीठा है, तो वो आपके कफ दोष को इंक्रीज करता है। जब सुबह, अभी एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले रूल बताया था कि सुबह डाइजेस्टिव फायर बहुत तेज होती है, उस टाइम पे हमें खाना खाना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आग हमने जलाई, उसके ऊपर पानी डाल दिया तो आग बुझ जाएगी। तो दूध क्या है? दूध एक पानी का या फिर कफ का प्रतीक है। जितना भी डाइजेस्टिव फायर है मॉर्निंग में, वो आपकी इंक्रीज हो रही है। जब आपने दूध को पिया तो दूध क्या करेगा? आपके कफ को बढ़ाएगा। जैसे ही कफ को बढ़ाएगा तो आपकी डाइजेस्टिव फायर स्लो हो जाएगी, और जैसे ही आपकी जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर स्लो होगी तो आपका क्या होगा? इंडाइजेशन होना शुरू होगा। जब इंडाइजेशन होगा तो फिर वो आपको मेद रोग कहते हैं, फैट को इंक्रीज करना शुरू करेगा। अगर वो इंक्रीज करेगा आपका,
तो फिर आप ओबेसिटी की तरफ या और किसी भी डिजीज़ की तरफ या इंडाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओबीज ही होंगे, कोई भी डिजीज़ हो सकती है, हो सकता है भूख ही ना लगे, हो सकता है आपको जो खाने का मन है वो मन ही ना करे, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। फिर दूध को कब पीना चाहिए, बात आती है ये वाली। देखिए जिस तरीके से सुबह फायर का टाइम हो, मॉर्निंग का टाइम एयर का हो गया, जब सन निकलना शुरू हुआ, सूरज की किरण के साथ में फायर इंक्रीज होनी शुरू हुई, इवनिंग में चंद्रमा के टाइम पे हमारा कफ या वाटर एलिमेंट बढ़ना शुरू हुआ। तो जब कफ को कफ के साथ हम यूज करेंगे, जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है ना कि रात को खाना खा के दूध पी के सोना है, वो कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब हम शाम को दूध पियेंगे तो वो हमारा शरीर में पाचन को बढ़ाएगा, जिसमें आपका दूध को एक गुण भी दिया गया, मृदु विरेचक कहते हैं। मृदु विरेचक कहते हैं कि वो हल्का लेग्जेटिव है, कि जब हम रात को दूध पीते हैं तो वो सुबह लेग्जेटिव का काम करके आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी नहीं होने देता। अगर हम वो करते हैं तो उस प्रैक्टिस से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पावरफुल करते हैं। तो ये हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत समझदार हैं कि उन्होंने इस तरीके की चीज़ें बनाई और वो उनको फॉलो करते हैं। ये तो आपने बताया दूध कब पीना चाहिए। हाँ जी। अब गर्मियां हैं तो दूध कैसे पीना चाहिए पर भी आ जाते हैं, कई लोग शेक्स बनाते हैं। जी मैम। दूध को फलों के साथ मिलाते हैं, आम के साथ, केले के साथ, चीकू के साथ। और कुछ लोग, जैसे आपने कहा रात में वो अगर आप पियेंगे तो लेग्जेटिव का काम करेगा। कुछ लोग कच्चा दूध आधा कप कहते हैं कि ये भी कई समस्याओं को हल करता है। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैम, हर एक चीज़ अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग मैटर करती है, ठीक है। दूध को शाम को ही पीना चाहिए, दूध को हल्का गुनगुना ल्यूक वार्म ही पीना चाहिए। इवन यहाँ तक लिखा हुआ है कि दूध के साथ में कोई भी मीठा नहीं लेना चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। फिर तो चीनी भी नहीं मिलानी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं मिलानी चाहिए मैम। चीनी के लिए तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, चीनी तो कभी खानी ही नहीं है। अगर आपको मधुर रस के लिए कुछ खाना है तो आप कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। आप किशमिश खा सकते हैं, आप मुनक्के खा सकते हैं, आप अंजीर ले सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, आप डेट्स ले सकते हैं, आप कुछ भी करें, लेकिन चीनी कोई भी हमारा फूड नहीं है। केवल एक ये सल्फर है और जो आर्टिफिशियल शुगर है, और आपको हमेशा नुकसान से पहुंचाना ही पहुंचाना। आपने गुड़ का नाम नहीं लिया। हाँ, गुड़ मैम, गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ भी दूध के साथ निषेध बताया। ये बोला गया है कि गुड़ को हम दूध के पहले दूध पी लें या फिर पहले गुड़ खा के दूध पी लें या दूध पी के गुड़ खा लें, तो हम ऐसे कर सकते हैं, मिलाया नहीं। पर हम फिर भी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उसके हार्म्स जो है वो बहुत कम है। गुड़ को अगर हम दूध के साथ में पीते हैं या खाते हैं तो वो इतना हार्म नहीं करता। लेकिन जो थ्योरी कहती है, जो चीज़ है, वो हमारा लिखा हुआ है, वो रिटन यही है कि दूध को अकेला ही पीना चाहिए, दूध में कुछ चीज़ नहीं मिलानी। तो ये मैंगो शेक, बनाना बिल्कुल शेक, भी नहीं लेना चाहिए मैम, मिला के नहीं लेना। फ्रूट्स को अपना अलग लेना चाहिए और दूध को अपना अलग लेना चाहिए। और गर्मी हो तो भी दूध ठंडा नहीं पीना चाहिए। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या फिर हल्का ल्यूकवार्म, इस तरीके से। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर एसिडिटी हो रही है तो फ्रिज का रखा कच्चा दूध आधा कप पी लीजिए, उससे फायदा होगा। वो केवल एक टेंडेंसी को चेंज करते हैं मैम। देखिए होता क्या है, हम पानी को गर्म करते हैं, लेकिन पानी की टेंडेंसी आप बदल नहीं सकते। वो कुछ टाइम बाद फिर से ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? इसलिए ठंडा हो जाता है क्योंकि उसकी टेंडेंसी ही ठंडा रहने की है, ठीक। आप दूध को ठंडा करके भी पी लेंगे ना, तो भी आप कफ को ही बढ़ा रहे हैं। आपको उस एसिडिटी में हो सकता है टेम्परेरी कोई फ़ायदा 15 मिनट्स 20 मिनट्स का मिल जाए, क्योंकि सेंसेस नहीं मिलेंगे, होगा वो फ़ायदा नहीं कह सकते उसको। कहेंगे क्या कि जब हमने ठंडा दूध पिया तो उसने सेंसरी ऑर्गन्स ने उस टाइम पे काम नहीं करा, या उस टाइम पे उसने वो उस चीज़ के एक लेयर क्रिएट कर दी जिससे हमें पता नहीं चला कि हमें एसिडिटी या बर्न्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अंदर। ठीक करना किससे कहते हैं कि हमने कोई चीज़ प्रैक्टिस में लेकर आए और उस प्रैक्टिस को करने के बाद में वो बीमारियां धीरे धीरे या तो डाइट्रेट होनी शुरू हो गई, या उसके सिम्टम्स कम होने शुरू हो गए, या फिर वो एक टाइम के बाद में खत्म हो गई, फिर वो हमें दोबारा सिम्टम्स आए नहीं। तो ठीक करना कहते हैं इसको। टेम्परेरी एरर्स को कि बहुत एसिडिटी या जलन हो रही थी, उसमें ठंडा दूध पी लिया तो वो 15-20 मिनट्स के लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो परमानेंट क्योरेशन नहीं है। परमानेंट क्योरेशन के लिए क्या कर सकते हैं? फिर वही बात आती है, आहारज और विहारज। आहार में अपने खाने को सुधारना बहुत ज़रूरी है, विहार में अपने रहन सहन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन दोनों में पैटर्न को फॉलो करते हैं तो जितने भी, लगभग मैं ये कहूँ कि पित्त के 40 मतलब अगर एसिड की हम बात करें तो पित्त फायर में 40 टाइप्स की डिजीज होती है मैम। अच्छा। तो 40 टाइप मतलब आयुर्वेद में डिजीज को डिवाइड भी कर दिया कि वात से कितनी, पित्त से कितनी और कफ से कितनी। वात से 80 टाइप्स के डिसऑर्डर्स बताएं, पित्त से 40 टाइप्स के, और कफ से 20 टाइप्स के डिसऑर्डर्स बताएं या डिजीज बताइए। अगर हम उस पैटर्न को ही ठीक कर लें तो लगभग हम 40 बीमारियों से बच सकते हैं जो पित्त से होती हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, हम फायर को बढ़ाने वाली या अग्नि को बढ़ाने वाली चीज़ों को एक समावस्था में ही खाएं। हम कोई भी एक्सेसिव एक प्रैक्टिस ना करें कि हमने रोज़ एक पैटर्न बनाया कि हमने रोज़ पराठा खाना है, रोज़ हमने चाय पीनी है। चाय भी एसिड का सीक्रेशन बहुत तेजी से बढ़ाती है। अब बात आती है, लोग कहते हैं कि चाय नहीं पियेंगे तो हम ग्रीन टी पियेंगे। आयुर्वेद वैसे चाय को लेकर कहता क्या है, पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए? मैम, आयुर्वेद में चाय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चाय है ही नहीं? चाय है ही नहीं। भारतीय कहाँ जाएंगे चाय नहीं पिएंगे? चाय है ही नहीं। चाय एक, मैं इस माध्यम से बोल रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन मुझे बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हो सकता है। चाय कभी फूड था ही नहीं। चाय आया कब से मैम? इन्वेंशन देखिए ना चाय का। आयुर्वेद कब से आया? आयुर्वेद कैसे चाय के बारे में लिख सकता है? ये भी बात सही है।
चाय बाद में आई, आयुर्वेद तो बहुत पुराना हाँ, है। आयुर्वेद का मतलब है कि जो आदिकाल से चलता आ रहा है वो आयुर्वेद है। जब शुरुआत किसी भी सृष्टि की हुई है तो वहां से आयुर्वेद 5वें वेद के रूप में पैदा हुआ है। भगवान के द्वारा, किसी ने लिखा नहीं है आयुर्वेद को। चलिए, अब चाय तो है दुनिया में। जी मैम। अब बताइए, चाय, ग्रीन टी, ब्लैक टी, क्या करना चाहिए मैम चाय को लेकर? चाय और ब्लैक टी मैं इनके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि ये HCl का सिक्रेशन बढ़ाते हैं। हाँ, किसी को कफ रहता है और एसिड का पेशेंट नहीं है तो वो कभी पी सकता है। ग्रीन टी में भी एक थोड़ा सा है कि लोगों को अपना करेक्शन करना चाहिए। करेक्शंस क्या है? ग्रीन टी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि हमने बहुत सारी दवाइयों को मिलाना था और आप लोगों के घर तक पहुंचाना था। किसी एक इंसान ने दिमाग लगाया कि मैं बोलूं आपसे कि मैम आपने अपना कुछ काली मिर्च मिलानी है, कुछ तेजपत्र मिलाने हैं, कुछ दालचीनी मिलानी है, इन सबको मिला के रख लेना और कूट के इसको 1 चम्मच पाउडर बना के रोज आपको उबाल के पीना है। आप बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन करे रोज इतना काम? कौन करे रोज इतना? हर इंसान की यही क्वेश्चन आता है। अब मैंने इसी चीज़ को पकड़ा, मुझे लोगों को ये चीज़ पहुंचानी है, पैसे कमाने। मैंने क्या बोला कि ग्रीन टी हम बनाते हैं और वो ग्रीन टी क्या करेगी, आपके मेटाबॉलिक रेट को तेज करेगी और आप मोटे नहीं होंगे। हाँ, लोग कहते हैं ग्रीन टी वेट लॉस करती है। वेट लॉस करती है, आप मोटे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मोटे? आपके मेटाबॉलिक रेट को वो तेज करेगी। इस कॉन्सेप्ट पे अब हमने क्या चीज़ जो हमें बेचनी है, हमने उस कॉन्सेप्ट के लोगों के दिमाग में डाल दिया कि हम मोटा नहीं होने देंगे। अब सब लोग पी लो इस चीज़ को। देखिए, मेरा पर्सनल अनुभव कहता है ग्रीन टी एसिडिटी करती है। ये हाँ बात जी, सही मैं है? इसी पे आपको लेकर आ रहा हूँ मैं। अब हुआ क्या, जो मेटाबॉलिज्म को तेज करेगी, मोटापे को कम करेगी, वो क्या होगी? वो आपकी हीट का जनरेशन कर रही है, अग्नि को बढ़ा रही है। अब आप एसिड के पेशेंट हैं, फायर आपका ऑलरेडी बढ़ा रहता है, तो पता है क्या होगा? आप अल्सर्स की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ग्रीन टी पियेंगे, ग्रीन टी पीने वाले लोग क्या कहेंगे, मुझे बहुत जलन हो रही है, अब मेरे एसिड बढ़ना शुरू हो गया, अब अल्सर होने शुरू हो गए। कोई कोई तो कहता है, अभी लास्ट कोविड जब आया था, भारत सरकार की तरफ से क्वाथ या काढ़ा बताया गया था, सबने देखा था। उसके बाद अल्सर भी हुए। उसके बाद अल्सर भी हुए। क्यों हुए? किसी ने इस चीज़ पर सोचने की कोशिश नहीं करी। काढ़ा गलत नहीं था। हुआ क्या था, कोविड के नाम पे जब कोविड आया, लोगों ने सोचा कि हम वायरस को खत्म कर देंगे, काढ़ा पियेंगे। लेकिन लोगों ने ये ध्यान अपने दिमाग से निकाल दिया कि हम इतना एक्सेसिव काढ़ा पी चुके हैं कि जिसकी वजह से हमारा फायर जो है एलिमेंट वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया और उस एग्रीवेशंस की वजह से हमें अल्सर भी हो गए। अति कर दिया। तो ग्रीन टी क्या है कि एसिड वाले पेशेंट को, या मैं कहूँ पित्त वाले को, जिसको एसिडिटी होती है, उसको बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। जिसको भी पीनी है वो खुद डिसाइड करे कि मुझे एसिडिटी होती है या नहीं होती, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स होते हैं नहीं होते। अगर नहीं है, ओबीज है, तो पी सकता है। और अगर ऐसी उसके साथ में कोई कंडीशन है कि उसको एसिडिटी रहती है, जलन होती है, स्किन के डिसऑर्डर्स भी पित्त की वजह से ही होते हैं, अगर पित्त और कफ की वजह से अगर वो सब हैं, तो भी उसको ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। वरना मतलब जिन्हें एसिडिटी होगी उन्हें स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं मैम। अच्छा। हाँ जी, पित्त की वजह से ही होता है। देखिए, मेरा पर्सनल अनुभव तो छोड़िए, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैंने कुछ दिनों से जब से ग्रीन टी पीनी शुरू की, 5वें-6ठे दिन से मुझे एसिडिटी होने लगी, मैंने ग्रीन टी छोड़ दी। फिर भी दुनिया में बहुत सारे लोग पीते हैं, और जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आपको एसिडिटी नहीं होती, आपको सूट करती है, तो पी लीजिए फिर। वरना लोग कहेंगे हम तो ग्रीन टी की मार्केट को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, मार्केट हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम केवल लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपको तकलीफ है, अगर आप उस तकलीफ में और उस चीज़ को बढ़ाएंगे तो फिर आपकी तकलीफ बढ़ने वाली है, वो कम नहीं होने वाली है। हम ग्रीन टी के अगेंस्ट नहीं है, हम केवल इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंसान की हेल्थ को कैसे अच्छा रखें। अब हम उस टॉपिक पर आ चुके हैं जो भारतीयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो दवा है वो एंटासिड्स हैं, यानी एसिडिटी की जो दवाएं हैं उनका बाजार सबसे बड़ा है, पहले नंबर पर बिकती हैं ये दवाएं। गैस और एसिडिटी एक ही चीज़ होती है या अलग अलग होती है? मैम, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स या एसिडिटी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, गैस लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि हमको गैस है, हमको पित्त बढ़ा हुआ है, हमको एसिड हो रहा है। होता क्या है कि बस बोलते हैं कि पेट में अजीब सा हो रहा है, पेट फूल रहा है और हमें गैस बन रही है। हो सकता है कि एसिड भी हो सकता है गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। आयुर्वेद में शब्द आता है आदमान और आटोप, कि पेट बहुत फूल गया, पेट में मटके जैसी ध्वनि आनी शुरू हो गई, हम जैसे मटके को बजाते हैं इस तरीके की कोई साउंड आ रही है, पेट में बबल साउंड महसूस होनी शुरू हो गई, तो हो सकता है हम उसको गैस में काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जलन हो रही है, हमें नॉजियाटिक फील हो रहा है, हमारे अगर नोजिया के साथ में हमें वॉमिटिंग भी अगर कुछ हो रही है, तो उसमें हमें कोई भी बहुत ज़्यादा HCl या कहें कि एसिड जैसा कुछ सिक्रेशंस ऐसे बाइल्स निकल रहे हैं, तो वो एसिडिटी में काउंट होता है। तो दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को भी हो सकते हैं और एसिडिक चीज़ें आपके जनरल बिना कॉन्स्टिपेशन वाले को भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आयुर्वेद में क्या कुछ ऐसे घरेलू उपचार हैं जो एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी मैम, देखिए आयुर्वेद में अगर घरेलू उपचार की बात करें, घरेलू उपचार या कोई भी औषधि, आयुर्वेद जो कहता है सबसे पहले
आपने 3 स्टेप वो बताता है जो कारण है, मतलब हम किसी को भी ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आहारज कारणों को हमें सुधारना है। मैं तो बात यही करता हूँ कि हम कोई भी दवाई ना खाएं, चाहे वो आयुर्वेद में है चाहे वो एलोपैथिक में है, चाहे वो, मैं किसी पैथी की बात नहीं कर रहा, चाहे वो कोई भी पैथी है, कि हम पहले दवाइयों से बचें। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे आचार्यों ने बताया कि दवाई को, मेडिसिन को 3rd नंबर पे रखा है। फर्स्ट नंबर उन्होंने आपका बोला आहारज, दूसरे पे उन्होंने बोला बिहारज। बिहारज कहते हैं आपके डेली लाइफ रूटीन्स को, और आहारज कहते हैं आपके डेली डाइट को। अगर आप इन दोनों को ही ठीक कर लेते हैं, या डेली लाइफ रूटीन्स में आपका एक्सरसाइज भी आता है, अगर आप इन दोनों को ही ठीक कर लेते हैं और आप इनको ही फॉलो करते हैं, तो तीसरी स्टेप की दवाई की आपको ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो घरेलू उपचार हो, चाहे वो आपके मेडिसिनल ट्रीटमेंट कोई भी हो। ये ज़रूरत पड़ती कब है? जब हम इन दोनों में फेल हो जाते हैं, इनसे हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते। लेकिन वो संभव है कि 1% केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें ईश्वर की ऐसी इच्छा हो कि इनको बीमारी है, तो उनमें हमें मेडिसिन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, या उनको क्या रिजल्ट मिल पाते हैं वो एक फर्दर अलग विषय हो गया। पर अगर हम अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो हमें अपने आहार को, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना ही पड़ेगा, तभी हम ठीक हो सकते हैं, तभी कुछ भी घरेलू उपचार काम कर सकते हैं। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं कि घरेलू उपचार में कर क्या सकते हैं, तो देखिए उसमें सबसे सरल तो एक ही उपचार है। हर घर में सौंफ और सूखा धनिया होता है जी। आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच सूखा धनिया आप 1 गिलास पानी में शाम को भिगो दीजिए, और सुबह उठ के उसको चाय के तरीके से बॉईल करिए। अच्छा। अब बॉईल करने के बाद में उसको छानकर ल्यूक वार्म रहने पर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर होने पर पर डे उसको पीना शुरू करिए। तो इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि जिन लोगों को चाय की लत है कि मॉर्निंग उठते हमें बेड टी चाहिए, तो उस नुकसान से बच जाएंगे, या उस परेशानियां जो चाय करती है उससे बच जाएंगे। वो तो चाय पियेंगे। दूसरा फायदा बेड टी वाले मरीज जो लोग नहीं, हैं वो उसमें फायदा करेगी, क्योंकि वो चाय के लिए वो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा चाहिए, कुछ गरम गरम सुबह मिल जाए। हाँ। तो उसमें क्या है कि आपकी हेल्थ के लिए हमने बताया कि आप सौंफ और धनिया को उबाल कर पीजिए, तो उससे होगा क्या कि आपके बेड टी वाला जो आपका ब्रेन का, मैं बोलूँ कि अर्ज है, या आपकी जो ज़रूरत है या क्रेविंग्स जो ब्रेन की है कि मुझे चाय सुबह पीनी है, तो वो भी शांत होगी, आपने कुछ लिया। दूसरा आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो एसिडिक डिस्कम्फर्ट्स आपको होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जैसे आपको 2-3 हफ्ते होंगे कि वो एसिडिटी आपको कम होनी शुरू हो गई है। जो लोग मतलब एसिड के नाम पे एंटासिड्स का कोई भी कैप्सूल या कोई भी सिरप या कुछ लेते हैं, उनके वो कम होने शुरू हो गए, उनकी उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो यही एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है, तो इसको तो फॉलो करें। इसके साथ साथ में कोई भी मसाले, तला हुआ खाना, मैदे वाला खाना, चीनी या हाई कैलोरीज जिसमें भी हो सकते हैं, वो बेवरेजेस हो सकते हैं, शेक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल्ड या लिमिट में या ख़त्म करना शुरू करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, इनको खाना शुरू करें, फल खाएं, फाइबर रिच डाइट लें, तो वो, और पर डे एक्सरसाइज करें और अच्छे से पानी पिएं, तो वो देखेंगे कि उनकी एसिडिटी खुद से ही उस चेंजेस को करने से ही ठीक होनी शुरू हो गई है। दूसरी चीज़ ये, जब आहारज की बात तो हम कर ली, विहारज में मैं 12 बजे सोता हूँ, कोई ये बोलता है कि मैं 12 बजे सोता हूँ, जब तक वो ये करेगा तो फिर ये सारी कोशिशें बेकार हैं। आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए अगर मैं ये बात बोलूँ कि नहीं आप 8 बजे सो जाइए, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन हम 12 o'clock अगर 12 AM सो रहे हैं तो फिर वो भी गलत है। तो हमने करना क्या है कि 10-10:30 या 10 to 11 मिड हमें अपना सब कुछ बंद करके सो जाना चाहिए, जो हम उन सीक्रेशंस को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि बॉडी खुद से ही अपने आप को हील करती है। भगवान ने जो शरीर दिया है ना, खुद ही डॉक्टर है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत हमें पड़ने वाली ही नहीं है, चाहे उसमें मैं ही क्यों नहीं। एसिडिटी के बारे में तो आपने बताया कि धनिया और सौंफ मिला लें, क्या यही फॉर्मूला गैस पर भी काम करेगा? नहीं मैम, गैस पर ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। देखिए गैस का सबसे पहले फाइंडिंग्स को ढूंढना ज़रूरी है। अब कई बार होता क्या है कि हम यूट्यूब से, जैसे अभी हम पॉडकास्ट का माध्यम कर रहे हैं, मैं कुछ बताऊं, लोग क्या करेंगे कि उसी को करना शुरू कर देंगे। तो उन कारणों का फाइंडिंग्स बहुत ज़रूरी है कि गैस बन क्यों रही है। हो सकता है लीवर का किसी को कंडीशन हो, गैस बन सकती है। हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने पहले बताया, वो इशू हो तो गैस बन सकती है। इंटेस्टाइन की कोई डिजीज़ हो तो गैस बन सकती है। किसी को एसाइटिस हो गया हो तो गैस बन सकती है। तो अगर ऐसी चीज़ें फ्रिक्वेंट हो रही हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को जाकर मिलके ही चीज़ों को ठीक, मतलब डायग्नोस करा के ही इलाज कराना ज़रूरी है। किसी भी तरीके से कि हमने बोल दिया कि आपको जीरा लेना है, आपको अजवाइन लेनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट में या फिर बहुत सारी रील्स में मिल जाता है कि आप जीरा लीजिए, अजवाइन लीजिए, इससे आपकी गैस ठीक हो जाएगी। आप सेंधा नमक मिला के हम गैस और चूर्ण बना देते हैं, ये इससे ठीक हो जाएगी। पर ज़रूरी ये है कि सबसे पहले फाइंडिंग्स की ज़रूरत, क्योंकि अगर वो टेम्परेरी एरर है, किसी भी फूड की वजह से आया, तो वो विदिन 1 डे या विदिन 12 आवर्स वो चीज़ आपकी हमसे दूर हो जाएगी। अगर वो आपको फ्रिक्वेंटली हर दूसरे दिन ये चीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपका इंटरनल ऑर्गन्स का कोई ना कोई इशू है, या कोई आपके अंदर बीमारी है। तो उसकी फाइंडिंग्स आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर या कहीं भी जाकर करानी है, और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट जो हो सकता है वो करना है। आयुर्वेद इम्यूनिटी पर भी जोर देता है। हाँ, और लोगों को लगता है कि इम्यूनिटी तो अब मार्केट में मिलती है, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा बाजार है। आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं और एलोपैथी में भी है, तो इम्यूनिटी का भी कोई शॉर्टकट है क्या कि हम ये खाएं और इम्यूनिटी आ जाए? मैम मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक झूठ है
और ये एक बहुत ही वाहियात सी बात है कि इम्यूनिटी को हम स्टोर से कुछ लेके आए और बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम खरीद के ठीक कर सकते हैं। इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इम्यूनिटी एक वो तरीका है, इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जिसको हम व्याधि क्षमता कहते हैं। व्याधि क्षमता का मतलब हो गया कि डिजीज से लड़ने की शक्ति या पावर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे शरीर में उस पावर को डाल सके जिससे हम बीमारी से लड़ सकते हैं। आजकल इम्यूनिटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लोग, लेकिन जो लोग इस चीज़ों को चला रहे हैं ना, वो उस सच्चाई को लोगों को बता ही नहीं रहे कि इम्यूनिटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि आप मेरा ये कैप्सूल ले लो और इसको आप 1 महीने खाओ, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नाम ही इम्यूनिटी बूस्टर कर दिया है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई भी चीज़ मैं खरीद कर लाऊं और उसको खा के मैं अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर लूँ। इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इम्यूनिटी आपकी व्याधि क्षमता, पर डे आपके द्वारा किया जाने वाला एक्शन कि आप अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, और पर डे की आपकी आहार, जो आप अच्छा फूड ले रहे हैं, इस पे डिपेंडेंसी करती है। आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्यूनिटी डिपेंड करती है। इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, आपका आहारज विहारज, साथ में आपका मानसिक। अगर इन तीनों फॉर्म्स में कोई इंसान स्ट्रांग है तो उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ही बूस्ट होनी शुरू हो जाती है। आप कितने भी प्रोडक्ट्स के थ्रू चले जाएं, अगर किसी की मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं है या उसको स्ट्रेस रहता है या कोई रहता है, तो आप उसकी इम्यूनिटी को भी नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि आयुर्वेद जो कहता है, आयुर्वेद शारीरिक और मानसिक दोनों कारणों पे बात करता है। आयुर्वेद कभी ये नहीं बोलता कि हम आपकी बॉडी को ठीक करेंगे। आयुर्वेद कहता है कि स्वास्थ्य का नियम क्या है, इम्यूनिटी का नियम क्या है। उन्होंने परिभाषा जो दी है ना स्वास्थ्य की, तो उन्होंने बोला सम दोष समग्री सम धातु मलय क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मैंने स्वास्थ्य अभिधीयते। मतलब सम दोष, वात पित्त कफ एयर वाटर फायर उसके बैलेंस रहे। सम धातु, 7 धातु उसकी बताई कि आपके ब्लड से लेके आपकी बोन्स तक, आपकी मसल तक, आपका फैट भी, और आपका जिसको हम शुक्र कहते हैं, शुक्र के बाद आता है ओज जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। अगर आपका फूड अच्छा नहीं है, आपका रस अच्छा नहीं है, तो 7 धातुएं बताई गई हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और शुक्र के बाद ओज, ओज जिसको इम्यूनिटी बोला जाता है। अगर कोई भी आपका इसमें से मतलब 1 through 7 कोई भी चीज़ खराब है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो ही नहीं सकती। और ये सारी चीज़ें कैसे उत्तरोत्तर काम करती हैं, इंक्रीज कैसे करती हैं? आप अगर फूड अच्छा लेंगे तो आपका रस बनेगा, रस अच्छा होगा तो आपका रक्त अच्छा होगा, रक्त अच्छा होगा तो आपका मांस अच्छा होगा, मांस अच्छा होगा तो मेद, मेद जिसको फैट कहते हैं वो अच्छा होगा, फैट अच्छा होगा तो फिर आपकी अस्थियां, बोन्स हेल्थ अच्छी होंगी, और बोन्स अच्छी होंगी तब आपका शुक्र अच्छा होगा, तब वो इम्यूनिटी को कन्वर्ट करेगा। अब इम्यूनिटी कोई भी चीज़ नहीं है कि मैंने बोला, मैंने इन सब कॉन्सेप्ट को साइड कर दिया और इम्यूनिटी मैंने अकेले बढ़ा दी। तो सबसे पहले फूड को जो बेसिक है उसको ठीक करना है। उसको ठीक करने के बाद में फिर आपका जब ब्लड अच्छा होगा, तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं मैं ओबीज हो गया हूँ, मोटा हो गया हूँ, मोटा हो गया, मेरा फैट बढ़ गया, मेद बढ़ गया। क्यों बढ़ गया फैट? वो क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका फूड, आपका वही ठीक नहीं है। आप बोलते हैं ना डाइटिशियन कि अपना खाना सुधारो, डाइट कंट्रोल करो, मैं डाइट चार्ट बना देती हूँ। क्यों बना देते हैं डाइट चार्ट? क्यों? रस बह स्रोतस को अच्छा करना है, रस धातु को अच्छा करना है। रस अच्छा होगा तो फिर उत्तरोत्तर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, जिसमें 7वां या उसका भी उत्तरोत्तर जो शब्द बताया है वो इम्यूनिटी ओज जो है वो बताया गया है। अब ओज को अगर इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जैसे आपने मुझसे पूछा कैसे बढ़ाऊं, तो सबसे पहले जिसको बढ़ाना है इन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को ठीक करना है तो सबसे पहले फूड को ठीक करना पड़ेगा। अगर फूड अगर आप ठीक कर पाते हैं तो ही आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन्स को, एक्सरसाइज को, टाइमली जागना, जिसमें बताया गया कि डेली रूटीन्स दैनिक दिनचर्या भी है, सुबह जल्दी आप उठ पा रहे हैं, शाम को आप टाइम से सो पा रहे हैं, तो ही आप इस सब कॉन्सेप्ट के थ्रू ही अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। वरना ये सब मेरे हिसाब से एक फेक चीज़ें भी मैं कह सकता हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको कुछ रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। लेकिन लोग ढूंढते हैं शॉर्टकट कि करना हमें कुछ ना पड़े, जंक फूड भी हम खा लें, देर से सो भी जाएं, सुबह भी आराम से उठ जाएं, एक्सरसाइज हम करें ना, फिर भी इम्यूनिटी जो है वो एक कैप्सूल आके बूस्ट कर दे, तो वो तो हो नहीं सकता, ये तो तय है। एक्सरसाइज की अब बात करते हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा है, बहुत लोग इसे एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि इतनी गर्मी है एक्सरसाइज कैसे करें। सर्दियों में भी एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि ठंड बहुत है। एक्सरसाइज को लेकर क्या नियम होना चाहिए? देखिए, एक्सरसाइज का जो नियम है मैम, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो उससे होता क्या है। देखिए, एक्सरसाइज जो काम करती है आपका, वो कफ का या फिर आपके शरीर से फैट को कम करने का, या शरीर को हम बोलें कि लोगों में पता है कि सुडौल करने के, आपका बॉडी टोन करने का काम करती है। क्यों करती है? कि आपका एक्सेसिव फैट को वो ठीक कर लेती है, और आपका मसल मास अच्छा हो जाता है, और आपकी बोन हेल्थ अच्छी होकर आप ठीक हो जाते हैं, और आपका इंटरनल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। अब जब बात आती है गर्मियाँ सर्दियों की या किसी भी सीज़न की, तो देखिए सीज़न के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि सर्दियाँ आएंगी तो हम एक्सरसाइज कम करेंगे, बहुत सर्दी, अभी नहीं करते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं लोग। हाँ जी, एक्सरसाइज करने ही नहीं जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, लोग कहते हैं सर्दियों में वजन बढ़ जाता है, वो वजन नहीं बढ़ता है। सर्दियों में होता क्या है कि जब बाहर भी आपका कफ प्रधान एनवायरनमेंट हो गया, ठंड हो गई है, आप उसमें भी अंदर अपने आराम से सोए हुए हैं,
आपने ऑटोमेटिकली अपने शरीर में आलस्य पैदा कर लिया, जिससे आपका बॉडी के अंदर भी कफ और वाटर एलिमेंट बढ़ना शुरू हो गया, फिर आप ओबीज होने शुरू हो गए। आपने उस टाइम पे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक्सरसाइज की आपने नहीं करी है, तो आपको इंडोर एक्टिविटीज़ के थ्रू आप आउटडोर में जैसे भी कंसर्न हो, जैसे आप कर सकते हैं। तो सर्दियों में तो एक्सरसाइज बहुत बहुत और अपनी एक्सेसिव पावर लगा के भी कर सकते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि गर्मियों में क्या ध्यान रखना है। देखिए, गर्मियों में ध्यान रखने का जो सबसे तरीका है, गर्मियों में एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन अपना जो शारीरिक बल है, मतलब जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज करनी है। उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। ऐसा आयुर्वेद में, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अल्प बल एक्सरसाइज ही ग्रीष्म ऋतु में बताई गई है। उसका कंसर्न या उसका कारण क्या है, वो लॉजिक भी आपको समझना जरूरी है, वरना लोग कह देंगे कि एक्सरसाइज के लिए मना करने वाला पहला पॉडकास्ट देखा है। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि एक्सरसाइज को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपने डिजाइन करना है कि स्ट्रेंथ से ज़्यादा एक्सरसाइज गर्मियों में नहीं करनी है। उसका कारण ये है कि जब भी हम व्यायाम करते हैं तो हमारा एयर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है या वो एग्रीवेट हो जाता है। अगर एयर एलिमेंट एग्रीवेशन की तरफ जाएगा, और गर्मियाँ होती क्या है, गर्मियों में वात दोष ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज रहता है। आप जरा से इससे वॉक करने जाते हैं तो आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है किसी को उस डिहाइड्रेशन से, या फिर मैं कहूँ कि उस हीट के स्ट्रोक से आप चिड़चिड़ापन, इरिटेशंस भी आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि वात दोष इंक्रीज हो गया, पेन आने शुरू हो जाते हैं। तो अब एक्सरसाइज में हमने इतना ध्यान रखना है कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये चीज़ और एग्रीवेट होगी, तो आपके दर्द, आपकी इरिटेशंस, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब पे इम्पैक्ट आता है। अगर आप उसको लिमिटेड अमाउंट में करते रहते हैं कि आपने जितना आप थके नहीं, मतलब आपको लगा कि अब हल्का पसीना आना शुरू हो गया, हार्ट बहुत ज़्यादा रेस नहीं कर रहा है, मतलब पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, उस टाइम तक आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो फिर आप अपने आप को फिट बनाए रखते हैं। वरना आपको तकलीफें अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से इस सीजन में भी, ग्रीष्म ऋतु में, हो सकती हैं। इसलिए बोला गया है कि अपने अल्प बल के अनुसार, मतलब अपनी स्ट्रेंथ से थोड़ा सा कम एक्सरसाइज करनी है। करनी एक्सरसाइज डेली है, करनी डेली है, लेकिन उसको ध्यान रखते हुए अपनी सामर्थ्य से थोड़ा सा कम। जैसे ही ये 2 महीने ग्रीष्म ऋतु के जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होता कितना है कि आपका लास्ट अप्रैल या फिर हम कहें कि 20 अप्रैल के आसपास से जून मिड, ये ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने बताए जाते हैं। इनके बाद में फिर आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज करके, और जिस तरीके से आप पैटर्न फॉलो करते हैं आप कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी रसोई में बहुत सारी औषधियों का खजाना छिपा है। अगर आप कुछ क्विक टिप्स दे पाएँ कि किस तरह की चीज़ को कैसे इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, हमारी रसोई में मैम जितने भी हम भारतीय लोग हैं जो अपने मसाले यूज़ करते हैं, वो सब हमारी औषधियाँ ही हैं। अच्छा। हाँ जी, लेकिन अब ये हमें एक लाल मिर्च को छोड़कर, या वो भी औषधि है? नहीं, औषधियाँ ही हैं सारी, लेकिन हम हमें वो वाइजली करना है कि मेरी किस कंडीशन के लिए कौन सी औषधि का काम करेगी। क्योंकि हर एक चीज़ के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही पहलू होते हैं। अगर हमने वो चीज़ किसी के लिए औषधि का काम कर रही है, तो वो उसके अगेंस्ट वाली कंडीशन में वो पॉइजन का काम भी करेगी। बिल्कुल। तो आपने खुद ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या चीज़ ठीक हो सकती है। लोग क्या सोचते हैं कि एक चीज़ कहीं लिखी गई है, उसको सब लोग मानकर और कर लेते हैं। वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है। जैसे अभी एसिड की आपने बात कर दी थी, तो एसिड में मैंने आपको बताया कि सौंफ धनिया सबके लिए है। अब जिनको एसिड है वो ले सकते हैं। अब वही सौंफ धनिया अपने किचन में मिलता है, और जिनको जुकाम हो गया वो यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो जुकाम और एग्रीवेशन में चला जाएगा। तो हमने इस चीज़ को ध्यान रखना है। काली मिर्च अगर कोई है हमारी किचन में रहती है, तो काली मिर्च का हम यूज़ करते हैं, काली मिर्च हम खा रहे हैं। अब एसिडिक पेशेंट अगर काली मिर्च को खाएगा, जिसको एसिडिटी अम्ल पित्त होता है तो वो किचन में और है वो औषधि, तो क्या होगा, वो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। लोग हल्दी दूध में डाल के पीते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। अब इस चीज़ को मैं आपके माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हल्दी का भी क्या कॉन्सेप्ट है कि लोगों को ये पता है कि हल्दी बहुत अच्छी है और एंटी कैंसरस है, कैंसर से आपको एंटी एजिंग है, आपके बोन हेल्थ के लिए एंटीसेप्टिक सब चीज़ों में बताते हैं। वो ये सच बात है कि वो है। लेकिन अगर किसी को अल्सर है, उसने हल्दी का यूज़ किया, तो अल्सर पेप्टिक्स में बदल के आपको ब्लड भी आना या वॉमिटिंग्स और इस तरीके की कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो फिर तो जिसे एसिडिटी है उसे भी नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हल्दी नहीं लेनी चाहिए, काली मिर्च नहीं लेनी चाहिए, आपका दालचीनी नहीं लेनी चाहिए, आपको जितनी भी गरम मसाले हैं, स्पाइसेस में जो भी आते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से उनको वाइजली चूज़ करना है कि हम क्या ले सकते हैं। तो हल्दी किसको लेनी चाहिए? हल्दी जिनको कफ पकड़ती है या जिनका पित्त न्यूट्रल रहता है, वो हल्दी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस भी ये डाल सकते हैं। कंटिन्यूस 1 महीने 2 महीने ना लें। देखिए, लेने के लिए तो हमारे घर में रोज़ सब्जियां बनती हैं, तो हल्दी डली रही है और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम उसके
ज़्यादा या उसके अगेंस्ट में मैं ये कहूँ कि शाम हुई, दूध में डाल के हमने एक्सेसिव उसको लेना शुरू कर दिया, फिर वो परेशानी पैदा करती है। वरना अभी लोग ये सोचेंगे कि अभी हल्दी के लिए मना करें, हल्दी तो हम सब्जी में बहुत साल से खाते आ रहे हैं, या पूर्वज हमारे खाते आते हैं, सब खा रहे हैं, हल्दी के लिए मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन बोल क्या रहे हैं कि लिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप उसको लेते हैं तो ही वो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सेसिव फॉर्म में जाते हैं कि मैं हल्दी के नाम पे या काली मिर्च के नाम पे मैं शाम को दूध में डाल के लेता हूँ, मैं सुबह पानी के साथ ले लेता हूँ, मैं किसी भी और फॉर्म में शहद के साथ ले लेता हूँ, तो जब आप एक्सेसिव उसमें 15-20 दिन लेते हैं तो फिर आपको वो जो पित्त प्रधान बीमारियों में लक्षण होते हैं तो उनको भी क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए बहुत वाइजली उसको चूज करें। कुछ लोग कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करते हैं मार्केट से लाकर, और कुछ लोग जो मार्केट से पाउडर आता है हल्दी जो मसालों में डलती है, क्या यूज़ करना चाहिए? देखिए मैम, कच्ची हल्दी जो होती है, कच्ची हल्दी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि ही है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। अच्छा। तो कर दोनों ही सकते हैं। अब जैसे पहले भी मैं बात बोल चुका हूँ कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप उसको देखें तो ज़्यादा ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक में कुछ है ही नहीं कि मैं कुछ भी कुछ बता दूं, कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं। मतलब वो आपके लिए कितना ज़रूरी है वो आपकी डिपेंडेंसी है। क्योंकि अगर मेरे कहने से 10 लोगों ने यूज़ करा, उसमें 3 लोगों का गलत हो गया ना, तो फिर बड़ी दिक्कत है। तो अगर आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स नहीं है, आपको कोई भी हीट से रिलेटेड डिजीज़ नहीं है, तो आप कच्ची हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं और आप वैसे हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि गर्मियों में कच्ची हल्दी थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए? हाँ, अगर कोई तकलीफ आपको, सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो अवॉइड करनी चाहिए। सर्दियों में फिर भी कंपैरेटिवली कर सकते हैं मैम। सर्दियों में खाना वैसे भी ज़्यादा पच जाता है गर्मी के मुकाबले। हाँ जी, क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, डाइजेस्टिव फायर तेज हो जाती है और वो खाने को पचाती है। हमारा गर्मियाँ जब उष्ण भी मतलब होता है, जब वात दोष बढ़ता है, तो उसके कारण भी कई बार हमें इंडाइजेशन या फिर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, तो हमें गर्मियों में कम खाना ही खाया जाता है, सर्दियों में ज़्यादा खाना खाते हैं। आंवला भी बहुत फायदेमंद बताया हाँ जाता जी, है, किसको फ़ायदा करता है, कैसे लेना चाहिए? देखिए आंवला जो है, आंवला, और हम बात अब आंवले का आपने पूछा तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। त्रिफला पे ले आते हैं इस टॉपिक को। त्रिफला में आंवला, हरितकी और विविधकी, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं हरड़ बहेड़ा आंवला के नाम से हम इसको जानते हैं, जी। सभी लोग यूज़ कर लेते हैं। हरड़, बहेड़ा और आंवला, आंवला तीन चीज़ें हैं। हरड़ को हम हरितकी कहते हैं, बहेड़ा को हम विविधक कहते हैं, और आंवला तो आंवला होता ही है। तो आंवले का जब हम इनका प्रयोग करते हैं, देखिए सबसे अच्छी चीज़ पता है इसकी क्या है कि ये त्रिदोष शामक है। आप एयर एलिमेंट से परेशान हैं तो भी, आप फायर से परेशान हैं तो भी, आप कफके से परेशान हैं तो भी, आप तीनों कंडीशंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बॉडी टाइप कैसी भी हो, कोई भी यूज़ कर सकता है, बस यूज़ करने का या टाइम का चेंजेस इसमें आ जाते हैं। जैसे अब इसका एक कंटेंट उठाते हैं हरितकी, जिसको हम छोटी हरड़ कहते हैं। हरितकी को आयुर्वेदा में औषधियों की या इंसान की माँ कहा गया है। जिसके पास कुछ ना हो वो हरड़ खाना शुरू कर दे तो अभी वो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। कैसे हरड़, खानी चाहिए? वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं देखिए हरड़ क्या चीज़ है, हरड़ का कॉन्सेप्ट पता है क्या है कि त्रिदोष शामक है। अब जैसे ग्रीष्म ऋतु चली हुई है, अब गर्मियाँ हैं, तो इस गर्मियों के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। गुड़ के साथ जो हरितकी का प्रयोग करते हैं, थोड़ा गुड़ थोड़ा हरितकी का चूर्ण, लगभग 2.5-3 ग्राम प्रतिदिन या इन 2 महीने में जो खाएगा, उसके तीनों दोष ही शांत हो जाएंगे। उसका कोई भी डिजीज 99% केसेज में नहीं रहेगी। अगर होने वाली होगी तो उससे वो प्रिवेंट कर जाएगा। तो इस तरीके से हरड़ का प्रयोग करना चाहिए। शाम को दूध के साथ भी हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ भी कर सकते हैं। 3 से 5 ग्राम इसकी डोज होती है चूर्ण फॉर्म में, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आंवले की जब बात आती है तो आंवले का सुबह मॉर्निंग में खाली पेट 3 ग्राम के पास पाउडर या स्वरस फॉर्म में या फिर अवलेह फॉर्म में किसी भी चीज़ में जैसे आंवला मिल जाए, क्योंकि आंवला ही एक ऐसा वनस्पति है या फिर मैं कहूँ कि आयुर्वेद की वो दिव्य औषधि है कि जिसको किसी भी फॉर्म में कैसे भी खाएं उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। आप आज आंवले को तोड़ के रख लीजिए, सुखा के जब उसको आप ड्राई कर लेंगे, पाउडर बना के रखेंगे, तो भी उसने वही काम करना है जो आप अभी फल पेड़ से तोड़ के खाएंगे तो काम करेगा। तो आंवला किसी भी फॉर्म में आप खाइए, आपको वो एग्जैक्ट वही रिजल्ट देगा जो उसको देना है। विटामिन सी का रिसोर्सेज तो आंवले से ज़्यादा अच्छा है ही नहीं, सब लोग जानते हैं, वो बहुत बेस्ट काम करता है। इसके अलावा आंवला एक रसायन है। रसायन जिसको कहते हैं, रसायन का मतलब होता है, रसायन शब्द लोग सुन लेते हैं और ऐसे ही समझते हैं कि रसायन क्या चीज़ है। रसायन के लिए जो बताया गया, रसायन होता है एक का कि जो जरा और व्याधि का नाश कर दे। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। कौन इंसान चाहता है कि मैं बूढ़ा हूँ? कोई नहीं चाहता ना, लेकिन बूढ़ा होना पड़ता है। अब उसका नाश कैसे कर दे? बुढ़ापे का मतलब ये नहीं कि उसकी एज नहीं बढ़ेगी, बुढ़ापे का मतलब ये कि, और बूढ़े का मतलब ये भी नहीं है कि कोई इंसान 60 साल का तो ही वो बूढ़ा है।
अगर 40 साल का कोई व्यक्ति है और वो उन कामों को नहीं कर पा रहा ना जो उसको करने चाहिए, तो भी वो उसी बुजुर्ग की श्रेणी में है जो 60 साल वाला है। तो जरा और व्याधि का जो नाश करे, मतलब आपके जरा बुढ़ापे का जो नाश करे और व्याधि जो बीमारियों का नाश करे, वो रसायन होता है। तो आंवला जो है वो सर्वश्रेष्ठ रसायनों में, वनस्पतियों में माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट कह सकते हैं हम उसको? हाँ जी मैम। तो मैं उसी चीज़ को आपको बताता हूँ, रसायन जो है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आंवले का प्रयोग तो अनुदिन कहते हैं, प्रतिदिन रोज करना ही चाहिए। और शाम को छोटी हेरड़ का, जो व्यक्ति इन दोनों चीज़ों को, फॉर्मुलेशन को फॉलो करेगा, इतना मुझे विश्वास है कि वो बहुत बीमारियों से बच के बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। तो उसको जितने भी जनरल डेज में हमारी कंडीशंस होती हैं कि हमें नोजिया हो गया, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, हैवीनेस एब्डोमेन में हो गया, ये सब चीज़ें इन दोनों कंटेंट को लेने वाले के लगभग 90% आपके उम्मीद रहती है कि कम हो जाते हैं। ओके। हाँ जी। तो आंवले को सुबह मॉर्निंग पानी के साथ में, हरड़ को गर्मियाँ हैं तो गुड़ के साथ, बाकी गर्म पानी या दूध के साथ शाम को एक बार प्रतिदिन हर किसी व्यक्ति को, जो ठीक है उसको भी, जो ठीक नहीं है बीमार है उसको भी प्रयोग करना ही चाहिए। ये सबके लिए सेफ भी है? सबके लिए सेफ है, क्योंकि ये त्रिदोष शामक है। किसी को कोई भी बीमारी हो वो त्रिफला का या इन दोनों कंटेंट्स का प्रयोग कर सकता है। मैंने अलग अलग दोनों को इसलिए बताया कि जो ज़्यादा अच्छे से वो एकल औषधियों में या औषधियों के माध्यम से उनको और अच्छे बेटर रिजल्ट वो फील करें या उनको मिल पाए। एक आपने और बहेड़ा का नाम, बहेड़ा का जो बताया था मैं, बहेड़ा का भी प्रयोग त्रिदोष शामक में कराया जाता है, वो पाउडर फॉर्म में करते हैं, लेकिन उसका जो ज़्यादा प्रयोग होता है वो त्रिफला में ही करते हैं, त्रिफला के माध्यम से ही कर लेते हैं। बाकी जब कंटेंट को अलग करते हैं तो ये दो कंटेंट सबसे बेस्ट होते हैं, ये दोनों सबसे बेस्ट, हरित और आंवला। तुलसी का किस तरह से प्रयोग किया जाता है? मैम तुलसी का प्रयोग देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत मत हैं। ठीक है। तुलसी का जब प्रयोग की बात आती है तो इम्यूनिटी बूस्ट में लोग बहुत करते हैं, कोल्ड कफ हो जाता है बहुत करते हैं। इसके साथ साथ में ही तुलसी का जो दिव्य औषधि है, अब एक कॉन्सेप्ट है कि तुलसी को चबा कर नहीं खाना है। चबा के नहीं खाने का मतलब लोगों ने उसको अध्यात्म से जोड़ दिया है, लेकिन उसके साथ में एक छोटा सा साइंटिफिक रीजन भी है। वो रीजन क्या है कि मरकरी, तुलसी के अंदर जब मरकरी होता है तो मरकरी जब भी कैल्शियम से जाके मिलता है तो वो उसको डाइट्रेशन बढ़ा देता है, कैल्शियम को खत्म करता है। तो हमारे इसलिए दांतों के नीचे नहीं रखना, इसलिए दांतों के नीचे नहीं रखना चाहिए। तो हम उसको, तुलसी को इस तरीके से पी लेते हैं। तुलसी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, अगर हम सतत प्रयास कर रहे हैं, आपका डाइट, एक्सरसाइज और आपका आहार, दिनचर्या सब फॉलो करके, उसके साथ में कुछ हम एक्स्ट्रा कंटेंट करते हैं, तो तुलसी आपकी इम्यूनिटी को तब बढ़ाने में मदद करता है। तुलसी किसी के वैसे मदद नहीं करेगा कि मैं सारे रात में, दिन में जागता सोता हूँ और फिर तुलसी खा के शराब पीता हूँ, सुबह तुलसी। हाँ, तुलसी फिर वो काम नहीं करेगी मैम। सही बात है। हाँ जी। तो आप उसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, तुलसी उसमें काम करेगी। आपके कोल्ड फ्लू से आपको तुलसी बचाती है, तो तुलसी तो एक बहुत दिव्य औषधि है। चलिए, अब चलते चलते एक बार फिर से लोगों की चाय की हैबिट्स पर आ जाते हैं। अदरक का इस्तेमाल गर्मियों में करना चाहिए या नहीं? अदरक वाली चाय बहुत पॉपुलर है। अदरक का इस्तेमाल गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो इंसान कर सकते हैं जो कफ दोष से पीड़ित है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, अगर कोई पित्त दोष का व्यक्ति है तो उसको अदरक को अवॉइड करना ही चाहिए। दूसरी बात, मैं चाय के पक्ष में नहीं हूँ, हुई नहीं खत्म। हाँ जी। तो चाय मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को पीनी चाहिए, क्योंकि चाय की एक क्रेविंग है मैम। जैसे किसी भी अल्कोहल वाले इंसान को अल्कोहल का क्रेव रहता है कि मुझे शाम को शराब पीनी है या अल्कोहल का सेवन करना है, उसी तरीके से हम हर इंसान को एक चाय की क्रेविंग हो गई है, जिसके कंटेंट की वजह से हम एक नशा, या फिर हम कहेंगे उस क्रेविंग्स की वजह से हम अच्छा फील कर लेते हैं। अगर किसी को चाय नहीं मिलती है तो लोगों के बहुत क्वेश्चन भी आते हैं कि मेरे सर में दर्द हो जाता है। क्यों हो जाता है सर में दर्द? ऐसा तो है नहीं चाय में कोई दवाई दी थी कि जिससे आपका दर्द नहीं हो रहा है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ब्रेन की क्रेविंग्स को पूरा ना करा जाए तो फिर इरिटेशंस फील होती हैं और ब्रेन आपको सिग्नल देता फिर है। सिग्नल देता है, तो इसलिए सर दर्द कहते हैं। इसलिए सर दर्द कहते हैं। तो इसलिए उन क्रेविंग्स को जो आपको कंट्रोल करेंगे तो उनको हमें अपने आप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए भी या फिर आपके उन सब चीज़ों के लिए अच्छी नहीं है। दूसरा, एसिडिटी और ये सब चीज़ें तो आपको करती ही है। दूध के साथ आपने कहा मीठा नहीं मिलाना चाहिए, बहुत सारे लोग नमकीन चीज़ें बिल्कुल लेते भी नहीं हैं। मैम, ये वृद्ध आहार की श्रेणी में आता है। वृद्ध आहार में दूध या दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट, नमक या नमक से बने कोई प्रोडक्ट या तले हुए खाने के साथ में या फिर नॉन वेज के साथ में अगर यूज़ करते हैं तो फिर उससे स्किन के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम सोरियासिस के नाम से जानते हैं, वो भी वृद्ध आहार का एक विशेष कारण है। लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि चाय बनवाते हैं, नमकीन खाना शुरू कर देते हैं, नॉन वेज खाते हैं या फिर मिठाइयाँ खाते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ से कोई भी हम एक कॉन्सेप्ट हमारा बन गया कि मिठाई खा रहे हैं और सब्जी या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही है। तो ये सब वृद्ध आहार में आते हैं, क्योंकि दोनों ही अपोजिट रस हैं।
अपोजिट रस का भी मैं अगर बात करूँ तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा भी जब विरुद्ध आहार की श्रेणी में जो हमारे आचार्यों ने रखा है, फिर ये आपके दोषों को डिसबैलेंस करते हैं और उन दोषों के जब विकृत अवस्था आती है तब भी फिर आपको बीमारियों की तरफ तो ले इस जाते हैं। हिसाब से तो दूध के साथ ना बिस्किट लेना चाहिए ना नमकीन, बिल्कुल नहीं। दोनों या तो मीठा है या नमकीन है। देखिए दूध के साथ जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि दूध को उसी अवस्था में जो उसके सामान्य है, मतलब आपने बॉयल कर लिया ठीक है, ल्यूकवार्म अवस्था में आपने पी लिया, लेकिन उसके साथ में कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, मिलावट नहीं लेनी चाहिए। ये हमने केवल स्नैक्स के नाम पे चीज़ें बना ली हैं कि हम बिस्किट ले रहे हैं, नमकीन ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, वरना हमारे शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन नहीं है। तो जिस सवाल से हमने शुरू किया था उस जवाब पर ख़त्म करते हैं। आयुर्वेद जो दावा करता है कि आपकी बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है, हो सकता है, बशर्ते आप जब आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं या आयुर्वेदिक इलाज पर हैं तो उसके साथ अपने पूरे लाइफस्टाइल पर काम करें। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब उठना है, कब जागना है, इन आदतों को भी जब आप सुधार लेंगे तो फिर ये दावा आपको सच होता भी नज़र आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज मुझे लगता है लोगों को समझ में आया होगा कि जब आयुर्वेदिक दवा लेनी है तो थोड़ी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। हाँ जी मैम, देखिए आयुर्वेद ना साइंस ही है एक, आयुर्वेद कोई भी जादू नहीं है। आयुर्वेद आप पैदा हुए हैं और आपकी डेथ तक की जो आपके डेली रूटीन है, जो दिन है, वो सब आयुर्वेद में आता है। तो आपको उसको सुधारना है तो आपको किसी बीमारी की तरफ चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल तो सही बात है। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।